नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एजुकेशन। और एजुकेशन में हम तमाम लोगों से चर्चा करते हैं। और मेरे पास में बैठी हुई आप इस लड़की को देख रहे हैं। एजुकेशन में इसने झंडे गाड़े हैं। ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली है। इनका नाम है उपासना चौधरी। नाम है ये उपासना चौधरी इनका नाम है। और 30 तारीख को एनुअल फंक्शन होने वाला है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जिसमें इनको मिलने वाला है गोल्ड मेडल। और जो परसेंटेज जो हमें जानकारी में बताई गई 93 पॉइंट कुछ परसेंट 93.47% है। वो भी सब्जेक्ट रहे हैं एग्रीकल्चर, जो उनके विषय रहे हैं। तो हम शिक्षा पे चर्चा करेंगे वो अभी वर्तमान में ये क्या कर रही हैं। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो उपासना, पहले ये बताओ कि इतना पहले भी पढ़ती थी कि अभी शुरू हो गया? जी, मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो JNV बलसागर से हुआ है, जवान नवोदय विद्यालय से। जी, मैंने वहाँ से ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल ठीक ठाक एवरेज परसेंटेज से काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन की, बट अनलकी आई डिडंट क्वालिफाइड दैट। आई गॉट द BDS सीट, पर मेरे फादर सपोर्ट नहीं किए उस चीज़ के लिए कि BDS में इतना स्कोप नहीं है ना। देन ICR में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं कर्नाटक गई UG के लिए। तो मैंने अपनी UG कर्नाटक से कंप्लीट की। दैन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ मैंने नॉन JRF सीट छोड़ी। उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मास्टर के लिए। जी, और मैंने मास्टर्स यहीं से किए। और अभी मैं फ़िलहाल में PhD कर रही हूँ बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर। हाँ सॉरी, PhD एंड दैट इज़ अ वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट। वैसे हैं कहाँ की उपासना आप? झांसी से? मैं बेसिकली झांसी की हूँ, टडियापुरा शिवाजी नगर। अच्छा, ऐसे रहते। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, जो पढ़ाई में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि आसपास जो माहौल है उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। खासतौर से जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि ठीक है, खेत खलियान वाली बातें होती हैं, पास ही होना है, क्या ही करना है। तो क्या इसका मतलब इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अच्छा परसेंटेज आ गया तो कुछ अच्छा हो सकता है जीवन में? जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो ये है, लोग सोचते हैं खेत खलिहान, ये कोई खेत खलिहान नहीं है। फार्मर जैसे ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं, तो आप उनको एक कैसे बेटर ईल्ड वो पा सकें, उनको सब कुछ पता है, हमसे बेटर जानते हैं एक्चुअली फार्मर। लेकिन वो कैसे अपने उत्पाद को और अच्छा कर सकते हैं, वो हम लोगों का काम, हम लोग का मीन्स वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन अगर मैं कभी ARS या कृषि वैज्ञानिक बन गई तो शायद मैं उनसे बेटर थोड़ा बहुत जानने लगूंगी। तो उनके लिए बुंदेलखंड, जैसे बोलते हैं, बुंदेलखंड में कुछ नहीं हो सकता है। मैं PhD कर रही हूँ बांदा से। वहाँ एक सर है हमारे RK सिंह, उन्होंने बोला कि एक दिन नहीं तो एक दिन ही सही कुछ तो होगा बुंदेलखंड में बदलाव। तो वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं बुंदेलखंड के। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बुंदेलखंड के लिए कुछ कर। जो आप PhD कर रही हैं, आप वेजिटेबल्स, आपने उसका सब्जेक्ट बताया, तो क्या क्या फ़ायदा होगा यहाँ के किसानों को उससे, जो आप रिसर्च आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी जब आप डॉक्टरेट के बाद? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली जब सर्दियाँ आती है तो लोग गेहूँ बो देते हैं, जितना एग्रीकल्चर वाला है। मैं बेसिकली हॉर्टिकल्चर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ सब्जी या फिर मसाले या फिर फल फूल वगैरह ये सारी चीज़ों की मैंने MSc में जो किया है। तो उसमें क्या है कि अगर आप 1 किलो गेहूँ बेच रहे हैं तो उसको आप बताओ कितने का होगा। अभी का करंट का रेट ये है कि 20-21 रुपये। हाँ, 22 से लेके 23 रुपये अगर आप वही फल सब्जी बेचेंगे तो उसका ज़्यादा होगा। बिल्कुल होगा ना। तो वही हम लोग को बताना है फार्मर्स को कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन साथ साथ हॉर्टिकल्चर की तरफ आगे बढ़िए। आप उद्यान वगैरह, जैसे कि आप यहाँ पे जो लग सकते हैं, जैसे मौसम भी है हमारे यहाँ लग सकते हैं, जिसे नगद फसलों के रूप में कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसको हम एग्जैक्टली नगद फसल नहीं बोल सकते, क्योंकि जो डॉलर अर्निंग क्रॉप होता है वो होता है कैश्यू नट, जैसे कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा मिल सकता है। लेकिन ये जो सब्जी वगैरह है ये भी काफ़ी अच्छे से आपको एक फार्मर्स को अच्छा एक पैसा दे सकते हैं। और जब मुझे जानकारी हुई है कि इसमें जो आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो 49 ग्राम का चांदी है, 1% सोना है। वैसे क्या मानती हैं आप, जो आप इन उपलब्धियों पे पहुंच रही हैं आगे? क्योंकि डॉक्टरेट करना कोई हल्की बात तो होती नहीं है। अगर हम बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो यहाँ बच्चे हैं उनके लिए अगर बात करें, किन किन को जाता है इसका क्रेडिट? जी, मैं सबसे पहले तो अपने फादर, लाइक वो शुरुआत से बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को इतना सपोर्ट, खासतौर से बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में ना। हाँ, आपके रिलेटिव काफ़ी,
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नर्वसनेस होना तय है। तो ऑफकोर्स माई फादर, मेरी मम्मी, मेरे भाई एंड हाँ, यहाँ के टीचर्स भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे डॉक्टर हरपाल सिंह है यहाँ पे, हमारे जयंत तिवारी सर है, संतोष पांडे सर है, और हमारे डिपार्टमेंट में अभिषेक दुबे सर है, और हमारे हेड जो भी हैं डी गंगवार सर। तो इन सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे हाल, और जो जिनके सब्जेक्ट नहीं थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी ने सपोर्ट किया है। फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि लड़कियों के लिए जब मेरा थीसिस रिसर्च वर्क चल रहा था तो काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि हम लोग को पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, कि मैं नहीं चढ़ सकती थी। तो जो उसमें क्या सिखाया जाता है पेड़ पे चढ़? नहीं, ऐसा है ना, मेरा जो मैंने थीसिस किया रिसर्च वर्क है वो मेरा है गुआवा पे, अमरूद पे किया है। तो पेड़ वगैरह पे जैसे आपको नापना है या कुछ करना है या फल गिनने हैं तो आप इतना, वैसे मेरी हाइट छोटी हुई है सॉरी तो वो इतना नहीं कर सकते। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी लोगों ने हेल्प की है। बेसिकली जैसे मेरे बैच में हर्ष नामदेव था, एक अंकित है और आयुष है, तो इन सब लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। ऑफकोर्स मेरे गाइड जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IGF में, डॉक्टर आर के पटेल, वो मेरे गाइड रहे हैं, और को गाइड मेरे सुनील सेठ सर रहे हैं वहीं पे IGF में। तो इन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम। शायद उनकी वजह से, उनके मोटिवेशन की वजह से मैं PhD में सोची, क्योंकि पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं PhD करूँ, लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगा कि PhD करनी चाहिए। क्या जैसे जब हम लोग चर्चाएं करते हैं तो PhD से पहले एक इंटरव्यू होता है जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वो कैसे फेस हो जाता है, मतलब कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें? देखिए क्या होता है ना, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। मैंने अभी रिसेंटली ही MSc कंप्लीट किया है, तो मेरा नेट तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको कंप्लीशन ऑफ MSc होना चाहिए, और उसके बीच में नेट आया नहीं था, तो मैंने नेट नहीं, लेकिन हमने UP कैडेट जो होता है उत्तर प्रदेश वाला, मैंने वो क्वालिफाई किया, तो उसके थ्रू मुझे फायदा है। इंटरव्यू आपका नहीं हुआ? नहीं, इंटरव्यू उनका ही होता है जो नेट क्वालिफाई कर, और मोस्टली वही होता है जो 1 साल ड्रॉप वाले होते हैं, मतलब क्योंकि वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उनको टाइम मिल जाता है, और हम लोग को टाइम मिला ही नहीं। जी, जैसे हर साल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कराती है, और जो भी उसमें लिस्टेड होते हैं उन बच्चों को मेडल तो मिलते ही हैं, क्या साथ में कुछ और धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है? जी, मुझे इसकी कोई जानकारी, आपसे संपर्क किया गया अभी तो कोई संपर्क नहीं किया गया, अभी ऐसा कुछ नहीं पता है मुझे। नहीं, जैसे इनवाइट किया गया हो, आपसे कहा गया हो कि उपासना आना है और आप बिल्कुल इसमें फर्स्ट लिस्ट पे हैं और आपको ये मिलने वाला है? जी, वो लोग बुलाएंगे, क्योंकि अभी इन लोगों ने आपत्ति के लिए हाँ, किया समय है, तो जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉब्लली वो हमको बुलाएंगे, तो तब मेरे को कोई भी प्रॉपर जानकारी होगी तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि कोई धनराशि मिलती है या कितना % गोल्ड होता है, कितना % सिल्वर होता है। ये तो मीडिया में चल रही है चर्चाएं, जो यहाँ से उपलब्ध कराई गई होगी जानकारी कि कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ, तो 1 ग्राम जो है आपको सोना मिलने वाला है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे लगता है लड़कियों के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोनों वे में, वैसे वाले में भी ऐसे में, हाँ मतलब अच्छा फील हो रहा है। नहीं, ये नहीं फिर पता चले कि उपासना को ज़रूरत है गहनों की, तो चलो वो मेडल है रखा है, यूज होता नहीं है, तो उससे निकलवा के कुछ आभूषण बनवा लिए। सोना मतलब वैसा सोना अलग होता है, ये जो आपके आगे की जनरेशन को भी सपोर्ट, मतलब एक मोटिवेशन देगा, तो ऑफकोर्स कौन ही तोड़ेगा उस चीज़ को, वो एक उपलब्धि है, भले ही कुछ मिले उससे या ना मिले, लेकिन ये तो है कि कुछ किया है लाइफ। अगर हम कैंपस की बात करें तो यहाँ एक बात चलन में रहती है कि प्रोफेसर कहते हैं कि बच्चे सपोर्टेड नहीं हैं, ठीक है, कि वो, और बच्चे कहते हैं कि प्रोफेसर सपोर्टेड नहीं है क्योंकि वो पढ़ाते नहीं हैं। तो इसमें जब आपने पढ़ा है, इतना अच्छा परसेंटेज भी आया है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बेस है, जैसे BSc एक होता है ना, बेस होता है, तो मैं एक चीज़ कहूँगी, वो डेरोगेटिव होगा थोड़ा सा, नहीं, कोई समस्या नहीं कि यहाँ पे थोड़ा टीचर्स कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो अकोमोडेट मतलब टीचर्स को और वैकेंसी मतलब मिलनी चाहिए, ताकि वहाँ पे BSc के लिए कंटिन्यू क्लासेस चलती है। जैसे MSc का है तो आपका अगर बेस क्लियर है तो आप अकेले भी पढ़ सकते हो, टीचर्स MSc में सिर्फ टीचर गाइड करता है, आपको पढ़ाता नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपका BSc में बेस क्लियर है तो आप उसके बेसिस पर बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे कि BSc में कुछ क्लासेस ऐसी ही चली जाती हैं, क्योंकि टीचर्स इतने नहीं है, अगर एक दिन में वो 4 क्लासेस भी ले रहे हैं तो भी वो बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। तो थोड़े टीचर्स की
वो होना चाहिए कि हाँ थोड़े बच्चे बढ़ने चाहिए सारे डिपार्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है। और कैंपस का एक माहौल है जो कि अब जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, चाहे वो समस्या कहें, चाहे वो शरीर का उतार चढ़ाव कहें, एक चलन चलता है जैसे आसपास इंटरव्यू यहाँ शूट हो रहा है, लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, पीछे वाला एरिया पहले बहुत ज़्यादा बदनाम, तो अपने आप को तुम इससे कैसे दूर रख पाई हो? मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ पढ़ाई की ओर खींच ले जाना। दोस्त यार ऐसे नहीं थे जो कहें कि चलो घूमने चलो, आज यहाँ चलते हैं, कल वहाँ चलते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग KVK कृषि विज्ञान केंद्र जो भरारी में है, वहाँ पे प्रोग्राम होता था तो हम लोग जाते थे, तो उसे जाने आने की प्रोसेस में कोई इन्जॉय करते थे, क्योंकि वहाँ तो पढ़ना ही है, वहाँ पे भी सीखने के लिए जाते थे। और हाँ, जैसे आपने मुझे बुलाया, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। अच्छा, मैं मतलब 2 सालों में ये नहीं देखा था? नहीं, यहाँ मैंने नहीं देखा है, मैं कभी आती नहीं। लाइब्रेरी तक तो आई हो? लाइब्रेरी भी कभी नहीं आई हूँ मैं, मैंने एक बुक इशू नहीं करवाई है इधर से, क्योंकि मैं बोलूँ ना, अगर है यहाँ पे तो वो बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत ओल्ड एडिशन। डिपार्टमेंट भी सुविधा है क्या किताबों की? मुझे नहीं पता। वहाँ नहीं है, मतलब सेल्फ से ही परचेज? हाँ, सेल्फ से ही परचेज किए। और मेरा थोड़ा बेस क्लियर था बहुत प्रॉपरली, क्योंकि मैं कर्नाटक से पढ़ के आई हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ में जो एजुकेशन है वो नॉर्थ में नहीं है। मैं कह सकती हूँ ये चीज़, मैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर एटलीस्ट मैं हॉर्टिकल्चर के लिए बोल रही हूँ कि साउथ में थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ बेहतरीन शिक्षा मानी जाए यहाँ से, अच्छी है? आप खुद देखिए, जो JRF और SRF होते हैं, अगर आप IRI जाएँ दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पे कम से कम 70% जो होंगे ना वो साउथ वाले होंगे, 30% होंगे। तो वो वही है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे प्लेसमेंट सेल, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है ऐसे पर्टिकुलर कुछ। हम लोग, मैं जब UG में थी तो हम लोग को JRF के लिए अलग से क्लासेस होती थी, 5 बजे तक कॉलेज रहता था। उसके बाद ग्रेजुएशन में ही तैयारी कराते थे? जी, उसके बाद हम लोग को 2 घंटे के लिए क्लासेस दी जाती थी, और 15 दिन में या 1 महीने में एक इवैल्यूएशन टेस्ट भी होता था कि आपने क्या सीखा है। तो काफ़ी चीज़ें थी इधर पे। एक तो ये ट्रेडिशन मतलब ओवरऑल है यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से फैसिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है, और टीचर्स भी बहुत फोकस करते हैं। थोड़ा सा ये है कि बच्चे भी लाइटली लेते हैं, वो काफ़ी बच्चे हैं जिनको लगता है कि अरे ठीक है, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, हम ये की दुकान खोल लेंगे, वो दुकान खोल लेंगे, बस ऐसा सोचते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर वाले अधिकतर यही कहते हैं कि हम फार्मेसी, उसमें जिनका बीज भंडार का जो शॉप होता है वो हम खोल लेंगे। उपासना पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करती हैं, क्या क्या हॉबी है? एंजॉयमेंट के लिए कुछ तो करती ही हो? मुझे प्लांटिंग वगैरह करना बहुत पसंद है यहाँ पे। मतलब उसमें भी सीखना ही है? नहीं, मैं पेंटिंग भी करती हूँ बाय चांस, डिपेंड मूड के ऊपर है। और मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स वगैरह, ऐसा नहीं कि तो किताब। इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश, मतलब इंग्लिश हिंदी कम पढ़ लेती हूँ, पर हिंदी कम पढ़ती हूँ, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई शौक नहीं था, वैसा कुछ पाला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ गए साउथ में, तो नॉर्मली इंग्लिश को बढ़ाने के लिए, अच्छा वो करने के लिए, बुक्स ही क्योंकि पढ़ना है? बुक्स पढ़ना पड़ता था। कोरियन सीरियल भी देखते थे खैर, इंग्लिश में सबटाइटल, वो भी हाँ, तो बहुत उससे- हेल्पफुल रहते हैं कि कैसे हमको प्रोनाउंशिएट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो पता चला इंग्लिश तो हम बोल रहे हैं लेकिन उसमें बुंदेलखंडी लहजा आ रहा है ना? आपको लग रहा है मेरा बुंदेलखंडी में? मैं इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसमें वो ऐसे नहीं आता है, पर हिंदी में आ जाता है वो लहजा, इंग्लिश में नहीं आता है। इंग्लिश में आप पकड़ नहीं सकते हो किसी को कि वो बुंदेलखंड का है कि कहाँ का है। हाँ, वो साउथ और नॉर्थ वाली इंग्लिश में पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं साउथ वाले, उनका अलग ही होता है सेंट, और हमारा एक अलग होता है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जैसे आप कोई इंग्लिश बोलो या मैं कैसे भी बोलूँ, तो उसमें हम नहीं पहचान सकते कि ये कौन से कहाँ का है, या इंग्लिश में नहीं होता, मुझे नहीं लगता है। आप बांदा नहीं रह के पढ़ाई कर रही थी, फिर अप डाउन करती थी? नहीं, मैं अप डाउन नहीं करती हूँ, वहीं रुकना पड़ता है। मुझे यहाँ काम था इसलिए थोड़ा आना पड़ा है, अदरवाइज मैं वहीं रहती हूँ। कितना वैसे कम से कम अगर व्यक्ति जल्दी कंप्लीट करना चाहे अपनी थीसिस PhD के लिए, कितना समय कम से कम लगता है? वैसे कब तक आपकी और कंप्लीट हो जाएगी? मिनिमम 3 साल तो होती है, जी। मिनिमम 3 साल में आपको 2 बार जॉब को लगाना पड़ता है, फिर उसका पूरा एनालिसिस वगैरह करके, और फिर एक प्रॉपर वो सबमिट करनी पड़ती है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मिनिमम 3 साल एक्सटेंड भी होता है, लेकिन 3 साल तो आपको लगते हैं अगर आप प्रॉपरली बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। वैसे
चर्चा बड़ी सुखद रही और सारी चीज़ें हमने उपासना से जानी। ख़ास तौर से अब लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि स्टडी का जो टाइम पीरियड होता है, लोग कहते हैं हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, वो टाइम पीरियड कैसा? वास्तव में लोग 18-18 घंटे पढ़ते हैं। आपकी क्या टाइम है? देखिए, मेरे लिए शुरुआत से घर का मतलब सिर्फ रहता था खाना पीना, टीवी देखना और सोना, क्योंकि मैं बाहर ही रही हूँ तो इतना वो नहीं रहा है घर पे। लेकिन ये जो MSc का पीरियड था उसमें घर पे ही रही हूँ, तो सुबह मैं कॉलेज आ जाती थी, क्लासेस में ना हो अपना जैसा भी पढ़ना होता था कॉलेज के टाइम में। उसके बाद घर पे जाती थी तो कॉलेज में 2-3 घंटे पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत। घर पे जाती थी तो मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ती रहती थी, भले ही अभी कुछ मतलब वही UP कैडेट है ना, तो 2-3 घंटे बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे में काम हो जाता है, ज़्यादा माइंड को प्रेशर नहीं। नहीं, मेरा इतना नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है, तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, तो सबका अपना एक ग्रैस्पिंग पावर होता है, तो आप उस हिसाब से पढ़िए। पर आप बिल्कुल सिर्फ दिखाने के लिए मत पढ़िए। मेरे पापा कहते हैं कि बस मैं आता हूँ तो दिखाने के लिए किताबें खुल जाती हैं, तो वही चीज़ है कि आप दिखाने के लिए नहीं पढ़िए, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जितना भी पढ़ें, जब तक आपका दिमाग ब्रेन वर्क कर रहा है उस चीज़ के लिए आप ले सकते हो, तब तक ही पढ़ें। उसके बाद थोड़ा ब्रेक करें, क्योंकि ऐसे में ना आपका ब्रेन जो डिजनरेशन है, सेल्स वगैरह होते हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप एक प्रॉपर टाइम दें खुद को। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक दें, फिर पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू बोला है कि 4 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है, ऐसा कुछ नहीं। जी, उपासना ने अपनी सफलता का राज बता दिया है और आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड, तो ज़्यादा नहीं, 6 से 7 घंटे का आपने उपासना का कहना है। और हम अब विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी अच्छी शख्सियत के साथ। जैसे उपासना से चर्चा हुई, उस इंसान से भी वैसे ही चर्चा होगी और शिक्षा की तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे है ऋषभ। धन्यवाद।